हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि अगले वीडियो में हमने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कशन की थी कि इंग्लैंड में सबसे पहले कमज़ोर सेल्स रहते थे, एक ट्राइबल लोग थे वो। फिर रोमन आए, फिर एंग्लो सेक्शंस ट्राइब आया जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। फिर विकिंग्स ट्राइब का अटैक हुआ था 1066 में, पूरे 7,000 सैनिकों के साथ उन्होंने आक्रमण कर दिया था। अब देखिए दोस्तों, विकिंग्स है ना, वो डायरेक्टली अपने वतन से ही इंग्लैंड नहीं आए थे। इससे पहले फ्रांस पर अटैक कर दिया था उन्होंने। तो फ्रांस का किंग इम्पीरियर चार्ल्स कहता है कि लड़ाई झगड़े की बात मत करो, मुझे लड़ाई झगड़ा तुमसे नहीं करना है, बिकॉज मैं जानता हूँ तुम डाकू जैसे हो और मुझे तो हरा ही दोगे। मैं तुम्हें अलग से एक ज़मीन दे देता हूँ। अब वो ज़मीन नॉर्थ डायरेक्शन में थी, इसलिए उस ज़मीन को नॉर्मंडी के नाम से जाना जाता है और वहाँ रहने वाले विकिंग्स को नॉर्मन्स कहते हैं। और हिस्ट्री में भी हम मेनली यहाँ विकिंग्स ट्राइब का मेंशन नहीं करते, बट नॉर्मन्स ही कहते हैं। अब फ्रांस में आकर ये लोग नई ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं, अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन धर्म अपना लेते हैं, वहाँ की लड़कियों से शादी करते हैं। लेकिन डाकू जैसे थे वो लोग, इसलिए नॉर्मंडी का किंग विलियम फर्स्ट, जिसे विलियम द बास्टर्ड भी कहा जाता है, यानी अब देखिए ये विकिंग्स लोग हैं वो नॉर्मन्स बन गए हैं। साथ ही उनका किंग कौन है? विलियम फर्स्ट, जिसे विलियम द बास्टर्ड कहा जाता है। वो 1066 एडी में ही इंग्लैंड का जो एक किंगडम था वेसेक्स, मैंने आपको बात की थी कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, सबसे ताकतवर किंगडम था, उस पर हमला कर देते हैं। अब वेसेक्स के किंग हैरोल्ड गॉडविंसन और नॉर्मंडी के किंग विलियम फर्स्ट, ये दोनों के बीच फाइटिंग होती है, जिसमें विलियम दिमाग लगाकर अफवाह फैलाता है कि गॉडविंसन मर गया है। तो गॉडविंसन अपना हेलमेट निकाल कर गया विलियम के पास कि देखो मैं जिंदा हूँ, लेकिन बेचारा ज़्यादा देर तक जिंदा रहा नहीं। गॉडविंसन खुद को जिंदा साबित करने के चक्कर में खुद हेलमेट उतार कर खड़ा रह गया और तीर लग गया आँख पर, सीधे ही मर गया। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया बैकग्राउंड क्या रहा है। दोस्तों, अब ये वॉर हुआ था हेस्टिंग नाम के टाउन में, इसलिए इस वॉर को वॉर ऑफ हेस्टिंग कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पानीपत और हल्दी घाटी जैसी जगह थी, वहाँ युद्ध हुआ तो हल्दी घाटी का युद्ध और पानीपत का युद्ध हम कहते हैं। इन शॉर्ट, अब विलियम फर्स्ट है, कौन है वो है नॉर्मन्स यानी विकिंग्स ट्राइब का है, जो कि डाकू जैसे थे, उनका राजा था। तो वो गॉडविंसन के सामने जीत गया है। पहले उसने चार्ल्स को हरा दिया, फिर गॉडविंसन जो कि वेसेक्स का किंग था उसे भी हरा दिया है। तो इनफैक्ट उसकी जीत हुई है, इसलिए वो अपना नाम क्या रखता है? विलियम द कॉन्करर। कॉन्कर का मतलब ये होता है जीत, तो विलियम द कॉन्करर ऐसा नाम रख देता है। अब दोस्तों, विलियम आया था फ्रांस से, तो उसने इंग्लिश लैंग्वेज को कर दिया बैन कि कल से कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, और कहा कि हमारे अब इस वेसेक्स में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी रहेगी? फ्रेंच ही, बिकॉज हमें फ्रेंच आती है, इसलिए फ्रेंच ही सब लोग बोलेंगे, कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा। बट आम इंसान को ऐसे ही तुरंत कैसे आ सकती है फ्रेंच? तो वो तो इंग्लिश बोलते थे, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश, कुछ फ्रेंच के वर्ड आते हैं उसमें, कॉम्बिनेशन वाली, इन शॉर्ट फ्रेंच और इंग्लिश वाली दोनों को मिक्स करने वाली लैंग्वेज बोलते थे वो लोग। अब थोड़े दिन के बाद क्रिसमस आया, तो क्रिसमस के दिन पर ये जो विलियम फर्स्ट है उसने इंग्लैंड का ताज पहना। वेस्टमिनिस्टर एबे नाम की वो जगह थी जहाँ उसने ताज पहना था। दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मन्स के शासन में इंग्लिश भाषा सो गई थी टोटल 200 साल तक, यानी 12,000 तक एडी तक सो गई एकदम। लेकिन उस टाइम के लिटरेचर को हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड द ग्रेट जो किंग था उसने तो कुछ वर्क्स ट्रांसलेट किए थे। अब ये नॉर्मन्स काफ़ी इम्पोर्टेंट कुछ कर गए हैं, तो वो इवेंट क्या रही थी अब उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के रूल्स का डॉक्यूमेंट था, जिसमें से थॉमस जेफरसन और गांधी जी जैसे महान इंसानों को इंस्पिरेशन मिली थी। गाइस, यहाँ आप देखेंगे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड पूरा का पूरा चला गया, लेकिन कहीं भी हमारे इंडियंस का मेंशन नहीं आया। बट यहाँ मैग्ना कार्टा जो डॉक्यूमेंट है उसमें से गांधी जी ने इंस्पिरेशन ली है, साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इसमें से इंस्पिरेशन ली है। और देखिए, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की इस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना भी इस दौरान ही हुई थी। और लंदन है वो राइटर्स का एकदम कैपिटल बन गया था, हब बन गया थी, वहाँ मेनली राइटर्स लिखते थे। जिसे भी अपना करियर है वो राइटर में, पोएट में बनाना है, वो सभी लोग वहाँ जाते थे। और राइटर्स की बुक भी काफ़ी महंगी थी, बिकॉज हैंड रिटन थी ना, लोग हाथों से लिख कर पूरी की पूरी सेलिंग करते थे,
उस टाइम पर प्रेस तो थी नहीं, तो इसलिए बुक महंगी थी। अगर दोस्तों बात करें कि उस टाइम पर लिखे जाने वाले वर्क्स की थीम क्या रही थी, तो मेनली अपने देश के लिए एक सोल्जर का जो प्यार है, जिसे रोमांस कहा जाता है, उस पर लिखी जाती थी पोइट्री। फिर रिलीजियन है यानी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर। अब आ जाते हैं 12th सेंचुरी में और जानते हैं कि कौन सा लिटरेचर लिखा गया है इस दौरान। ओरमुलम नाम का बड़ा फेमस रिलीजियस वर्क है, जिसमें बाइबल का सीधा साधा एक्सप्लेनेशन, सिंपल लैंग्वेज है, वो ओरिम के द्वारा लिखा गया था। ये बुक लिखने के बाद क्रिश्चियन धर्म और ज़्यादा पावरफुल बन गया और सेंट ऑगस्टन के द्वारा काफ़ी प्रचार किया गया क्रिश्चियन का। और ये ओरमुलम सबसे पहले ऐसा वर्क था जिसमें पोएटिक मीटर का यानी वन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया था। लेकिन अब तक इससे पहले क्या था कि कोई ग्रामर वगैरह कुछ नहीं था, लोग जो मन में आते थे वो लिखते थे। बट पहला ऐसा वर्क था जिसमें एक फिगर ऑफ स्पीच के तौर पर पोएटिक मीटर का यूज़ हुआ था। फिर है द ओल एंड नाइटिंगेल। अब देखिए यहाँ ये दोनों पंछी आपस में डिबेट यानी चर्चा कर रहे हैं। उसी डिस्कशन को एक इंसान सुनता है और वो लिखता है। ये डिस्कशन को एक बुक में लिखने का काम किया है एक नरेटर ने। अब हमें ये नहीं बताया गया कि उस नरेटर का नाम क्या था, वो अननोन है। लेकिन यहाँ जो डिस्कशन हुई और लिखा गया बुक में, तो उस पोएट्री को एक नाम दिया गया जिसे डिबेट पोएट्री कहते हैं। तो सबसे पहली डिबेट पोएट्री कौन सी है इंग्लिश लिटरेचर में, तो वो है द ओल एंड नाइटिंगेल। अब देखते हैं कि 13th सेंचुरी में क्या इम्पोर्टेंट था। यहाँ है लेमन्स ब्रूट, यानी लेमन नाम का राइटर है और ब्रूट उसके वर्क का नाम है, जो कि 12th सेंचुरी में लिखा गया है। इसके थ्रू ओल्ड इंग्लिश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। अगर परफेक्ट समय की बात करेंगे, ये कब किस साल में लिखा गया था, तो 12,005 में लिखा गया था। अब आता है मिडल इंग्लिश पीरियड का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क, जिसका नाम है द रोमन डे ला रोज। ये टाइटल फ्रेंच में है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है रोमांस ऑफ रोज। रोमांस की पोएट्री मेनली 14 और 15 सेंचुरी में ही लिखी गई है, जो कि हमारे लिटरेचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुई है। और ये फॉर्म पहली बार इस सदी में नया आया है एकदम। फिर ये जियोफ्रे मॉनमाउथ। अब जियोफ्रे मॉनमाउथ नाम के राइटर ने एक हमारे काम की बुक लिख दी है, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, जिसमें इंग्लैंड के राजा महाराजा और उनके कल्चर के बारे में सभी चीज़ें लिखी है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि उस टाइम पर क्या था। अब एक साधु मैदान में है, जो कि क्रॉनिकल यानी इतिहासकार भी है और राइटर भी है, जिसका नाम है रॉबर्ट मेनमंग ऑफ ब्रून। अब ये सबसे पहले ऐसे राइटर है जिन्होंने अपनी बायोग्राफी लिखी है। इससे पहले कोई अपनी बायोग्राफी नहीं लिखता था, पोइट्री प्रोज वगैरह लिखा था। अब 14th सेंचुरी में क्या है वो देखते हैं। 14th सेंचुरी है जिसे एलिटरेटिव रिवाइवल कहा जाता है, जिसमें एलिट्रेशन वाले वर्ड्स यानी श्लोक लिखे जाते हैं। दोस्तों एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन एक टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है, जिसे हम हिंदी में शुद्ध हिंदी में अलंकार कहते हैं। और जैसे एक सेंटेंस है, एलिट्रेशन का एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, द ब्यूटीफुल बुकेट ब्लॉसम इन द ब्राइट सन, यानी एक सुंदर सा बुके है, वो सन की शाइन में, ब्राइटनेस में एकदम खिल गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि सभी वर्ड है, उसमें पहला वर्ड कौन सा है? बी ऐसा है। तो ये हो गया एलिट्रेशन। गाइस ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर हियरिंग मी।